ग्रॉस मार्जिन है, जो रिटर्न आपको मिल रहा है वो ज़्यादा होगा, तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा होगी। अब ये जो फैक्टर्स हैं इनको अगर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोग्राम्स डिज़ाइन किए जाएं तो ट्रेनिंग्स के थ्रू भी आपकी सेल्स फोर्स की इफेक्टिवनेस को इंक्रीज किया जा सकता है। देन है ये भी लीड करेगा आपके अगर सिर्फ ट्रेनिंग दी जाए तो ये लीड करेगा आपके सेल्स टर्नओवर इंक्रीज करने में एंड फर्दर आपके इसमें भी से कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंक्रीज करने में। देन है जी प्रोडक्ट एंड मार्केट डेवलपमेंट। अगर आपके प्रोडक्ट डेवलप करोगे, फिर नए प्रोडक्ट लेके आओगे तो ये भी आपके सेल्स जनरेट करने में आपको हेल्प आउट करेगा। अगर आप अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को बेहतर बनाओगे तो ये आपकी सेल्स जनरेट करने में हेल्प करेगा और साथ ही मार्केटिंग स्ट्रेटजी नई बनाने में चेंज करने की वजह से आपकी जो सेल्स फोर्स है वो उसकी इफेक्टिवनेस को एनहांस किया जा सकता है। और देन अगर यहाँ पे देखा जाए तो अगर हाई परफॉर्मेंस वर्किंग सिस्टम होगा तो आपकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी इनहैंस होगी, या अगर आप अपनी ह्यूमन कैपिटल को ही मैनेज कर लेते हो तो आपकी जो ह्यूमन कैपिटल को मैनेज करोगे तो उनके जो डे टू डे एक्टिविटीज हैं, जो ऑपरेशनल टास्क हैं, उनके ऑपरेशनल एक्टिविटीज की परफॉर्मेंस है, कैपेबिलिटी है, वो इनहैंस होंगी। और अगर ऑपरेशनल कैपेबिलिटी इनहैंस होगी तो वो क्वालिटी पे इफेक्ट आएगा, आपकी क्वालिटी बेहतर होगी और क्वालिटी बेहतर होगी तो देन ये लिंक करेगा। एज यू कैन सी ये जो फंक्शंस हैं ये इंटरलिंक्ड हैं। तो स्ट्रेटेजिक अप्रोच क्या है, ये सब जो फैक्टर्स जो ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस को मैनेजमेंट सिस्टम में कंट्रीब्यूट कर रही हैं ये लिंक्ड होनी चाहिए, ये अलाइन होनी चाहिए। सो ये सब दिस इज अ स्ट्रेटेजी मैपिंग। स्ट्रेटेजी मैपिंग इन अ सेंस कि हमने ट्रेनिंग स्ट्रेटेजीज हमारे क्या होनी चाहिए, अगर हमने एम्प्लॉय एंगेजमेंट को इन्हांस करना है तो उसके लिए हमारी स्ट्रेटेजी क्या हो, टैलेंट मैनेजमेंट अगर हमने करना है तो उसको स्ट्रेटेजी हमारी क्या हो, परफॉर्मेंस को मैनेज करना है उसकी स्ट्रेटेजी क्या हो, अगर हम कोई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाना चाहते हैं तो उसका इफेक्ट कहाँ कहाँ पे आएगा। सो दिस इज द स्ट्रेटेजी मैपिंग। स्ट्रेटेजी मैपिंग से आपको पता चल जाता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि एक चीज अगर हम इंक्रीज करते हैं, एम्प्लॉय एंगेजमेंट लेवल हम इंक्रीज करते हैं तो उसका इफेक्ट आएगा आपके ह्यूमन कैपिटल पे, वो कंट्रीब्यूट करेगा। अगर हम अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को चेंज करते हैं तो उससे हमारी सेल फोर्स इफेक्टिवनेस ज्यादा होती है। सो स्ट्रेटेजी मैपिंग पहले कर लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब हम स्ट्रेटेजी मैपिंग कर लेते हो पहले तो आपको क्लियरली आइडिया हो जाता है कि क्या चीज असेंशियल है और डिजायर्ड लेवल या प्रॉफिटेबिलिटी को अचीव करने के लिए कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज हम अडॉप्ट कर सकते हैं। एक क्लियर विजन आपके सामने आ जाती है और स्ट्रेटेजी मैपिंग के थ्रू आपके जो एम्प्लॉयज हैं उन्हें भी पता चल जाता है कि किस तरह उनकी परफॉर्मेंस कंट्रीब्यूट करेगी ऑर्गेनाइजेशन जो गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, विच इज द प्रॉफिटेबिलिटी, उसे अचीव करने। Next is the stakeholder approach to strategic organizational performance. Waterhouse, Wells and Atkinson, ये जो ऑथर्स हैं, इन्होंने कहा ऑर्गेनाइजेशंस एग्जिस्ट करती हैं और क्यों एग्जिस्ट करती हैं, उनका पर्पस होता है मल्टीपल स्टेक होल्डर्स को सर्व करना। और एक ऑर्गेनाइजेशन की एक्सिस्टेंस किस पे बेस करी है, या एक ऑर्गेनाइजेशन अगर एग्जिस्ट करती है तो उसकी एग्जिस्टेंस किस लिए है कि उसने बहुत सारे स्टेक होल्डर्स को, जो मल्टीपल स्टेक होल्डर्स हैं, उनको सर्व करना है। क्योंकि जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ बहुत सारे लोग अटैच होते हैं और सब लोगों को नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स पूछने के एम्प्लॉयज हैं, आपके कस्टमर्स हैं, आपके सप्लायर्स हैं, आपके रेगुलेटर्स हैं, आपकी कम्युनिटी है, कम्युनिटी को ओवरऑल आप किस तरह इफेक्ट कर रहे हैं, देन आपके शेयर होल्डर्स हैं,
इन सबको सर्व करना एक ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है, और वो चाहे किसी भी लेवल की ऑर्गेनाइजेशन हो, स्मॉल है, लार्ज है, मीडियम है, जिस भी लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है, सबको मल्टीपल स्टेक होल्डर्स को सर्व करना पड़ता है। सो इसलिए जो आपका परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम है वो इस तरह का होना चाहिए कि वो आपके जो मल्टीपल स्टेक होल्डर्स की नीड्स हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, उन्हें सेटिस्फाई कर सके, उनको मॉनिटर कर सके एंड एवेल्युएट कर सके कि ऑर्गेनाइजेशन ने किस हद तक उन नीड्स को फुलफिल किया है, उन नीड्स को मीट किया है, उन रिक्वायरमेंट्स को ऑर्गेनाइजेशन ने किस हद तक मीट किया है। ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम ये होता है, क्योंकि अगर हम ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के जो सब रोल है, ये ओवरऑल उस ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जो आपका ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम है, वो ये इंश्योर कर रहा होता है, यानी इतना इफेक्टिव होना चाहिए कि वो इस चीज को असेस कर सके, एवेल्युएट कर सके कि ऑर्गेनाइजेशन इतने इफेक्टिवली ये जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके रिक्वायरमेंट्स को किस तरह फुलफिल कर रही है, आप मॉनिटर कर सके कि ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या रही है अपने स्टेक होल्डर्स को सेटिस्फाई करने में। अगर कहीं पे कोई गैप है, उस गैप को हमने किस तरह फर्दर इम्प्रूव करना है। सो दिस इज द परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम, द एम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम। सो उसके लिए, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन मल्टीपल स्टेक होल्डर्स को सर्व करती है, मल्टीपल स्टेक होल्डर्स होते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन के साथ अटैच होते हैं। सो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम बनाया जाए, वो भी ऐसा सिस्टम होना चाहिए क्योंकि मल्टीपल स्टेक होल्डर्स के वांट्स को किस तरह से फुलफिल किया जा रहा है उसे असेस करें। सो मल्टीपल स्टेक होल्डर्स के बेस पे एक सिस्टम बनाया गया जिसे कहते हैं जो परफॉर्मेंस प्रेजर। ये हम पहले भी पढ़ चुके हुए हैं, पहले चैप्टर में डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं। सो ये जो फ्रेमवर्क है या ये जो परफॉर्मेंस प्रेजर है, ये बेस करता है या ये किस एक प्रोपोजिशन पे बेस करता है कि ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है टू सेटिस्फाई देयर स्टेक होल्डर्स देयर वांट्स एंड। सो ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी है कि उसके स्टेक होल्डर्स के जितने वांट्स नीड्स हैं, पहले रिक्वायरमेंट्स हैं, पहले उन्हें सेटिस्फाई करे। ऑर्गेनाइजेशन की सोल या टॉप मोस्ट जो प्रायोरिटी है वो ये होनी चाहिए। सो इसके बेस पे एक फ्रेमवर्क निकाला गया जिसे परफॉर्मेंस प्रिज्म कहते हैं। और परफॉर्मेंस प्रिज्म का जो फोकस है वो बेसिकली स्टेक होल्डर्स पे ही था कि कौन स्टेक होल्डर सेटिस्फैक्शन को किस तरह अचीव किया जा सकता है। मीन्स ये डिफाइन करना कि हमारे स्टेक होल्डर्स कौन से हैं, व्हाट दे वांट एंड नीड, then stakeholder contribution, what do we want and need from our stakeholders, हमारी strategies क्या होंगी स्टेक होल्डर्स के वांट्स एंड नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, हमारे प्रोसेस क्या होंगे स्टेक होल्डर्स के वांट्स एंड नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, कैपेबिलिटीज क्या होंगी, मीन्स हमें किस किस्म की टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी प्रैक्टिसेस हमें किस किस्म की चाहिए जिनके थ्रू हम हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं हम उनको सेटिस्फाई कर सकें। सो ये एक सिस्टम बनाया गया था ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए, और ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस को किस सेंस में मेजर करने के लिए, स्टेक होल्डर के सेंस में मेजर करने के लिए। We have already discussed the performance prism in the last lecture. Then the business performance management system. You can see the business performance management system is like an expert system. Expert system in a sense it's a technology based system which helps the organization in measuring the performance in performance management, you can say. So it can be used to score the achievement of the performance management strategy. So whatever what kind of performance management strategy the one organization has, the business performance management system helps to or it scores the achievement of that strategy.
So it is an information technology based approach to organization performance management, और information टेक्नोलॉजी बेस्ड अप्रोच इस तरह है ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस को मैनेज करने के लिए। इसमें आपके business processes and applications designed to optimize both the development and the execution of the strategy। टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए हम अपने बिजनेस प्रोसेसेस इस तरह ऑप्टिमाइज कर सकते हैं सो दैट हम अपनी जो बिजनेस स्ट्रेटजी है उसे इफेक्टिवली डेवलप कर सकें और एग्जीक्यूट कर सकें। So it involves two primary tasks. The first is it facilitates the creation of strategic goals. It helps in the creation of or in defining the strategic goals। ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेटेजिक गोल्स क्या होने चाहिए वो डिफाइन करने में ये सिस्टम हेल्प आउट करता है। इसका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम उसमें हेल्प आउट करता है। और दूसरा ये हेल्प आउट करता है कि जी किस तरह हम गोल्स को अचीव कर सकते हैं। Strategic goals are developed by specifying specific objectives, key performance indicators that are meaningful to the organization। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, इसमें आपके स्ट्रेटेजिक गोल्स ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे उन्हें डिफाइन गोल्स को डिफाइन करना पड़ता है। उन गोल्स को अचीव करने के लिए ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, देन आपकी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स क्या होंगे जो ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए जरूरी है। सो जो बिजनेस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम है इसका फोकस सिर्फ पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे होता है। ये किसी एक स्पेसिफिक फंक्शन या डिपार्टमेंट के लिए नहीं है बल्कि ये ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए एक टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम है। जैसे हम लोगों ने फीडबैक एक्सपर्ट सिस्टम पढ़ा था जो एक टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम था। टेक्नोलॉजी के थ्रू हम फीडबैक किस तरह दे सकते हैं और इफेक्टिव फीडबैक किस तरह इंश्योर कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह ही बिजनेस परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए हम ऑनलाइन सिस्टम या सॉफ्टवेयर जो हम यूज करते हैं या जो ऑर्गेनाइजेशन यूज करते हैं जो टेक्नोलॉजी बेस्ड सॉफ्टवेयर है उसे बिजनेस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं और ये ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को मैनेज करने के लिए यूज होता है। So ये जो BPM framework is composed of 4 core processes। First, we need to develop a strategy, then we need to plan। स्ट्रेटजी को हमने किस तरह इम्प्लीमेंट करना है, देन हम उसकी सारी प्लानिंग करते हैं, देन हम मॉनिटर करते हैं, एनालाइज करते हैं जो हमने स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट की है गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए वो किस हद तक इफेक्टिव रही उसके साथ साथ मॉनिटर किया जाता है, उसकी इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी को एनालाइज किया जाता है और फिर जहाँ कहीं लूप होल्स हैं उसके लिए corrective actions लिए जाते हैं। So जो first two steps in developing strategy and planning, it's all about the formulation of business strategy। और जो last two steps हैं वो किस तरह हमने अपनी strategy को अगर कहीं modify करने की जरूरत है, external environment में अगर कुछ change आया है उसके accordingly कहीं पे अगर हमें अपनी strategy को modify करने की जरूरत है तो हम साथ साथ उसको एनालाइज या मॉनिटर इसलिए करते हैं कि जहाँ कहीं चीज करने की जरूरत है हम साथ साथ यूज करते जाएं। As you can see, this is an ongoing process। पहले आपने डेवलप की स्ट्रेटजी को प्लान किया उसे इम्प्लीमेंट कैसे करना है, साथ साथ आप उसको मॉनिटर करते जाते हो, फिर आप करेक्टिव एक्शंस करते हो जहाँ कहीं आपको मॉडिफाई करने की जरूरत है। वो एक्शंस लेने के बाद अगेन स्ट्रेटजी डेवलप की जाती है, फिर प्लान किया जाता है एंड सो ऑन। सो इट्स ऑनगोइंग प्रोसेस जो कि स्ट्रेटेजिकली आपके लाइन कर रहा है आपके बिजनेस ऑपरेशंस को लाइन। सो ये जो सिस्टम है ये ऑर्गेनाइजेशन खुद भी डेवलप कर सकती हैं और ये जो सिस्टम है ये जो सॉफ्टवेयर है ये इन हाउस डेवलप भी किया जा सकता है और इसकी बहुत सारे सप्लायर्स भी हैं जो ये सॉफ्टवेयर से काम करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जी ओरेकल and it is based on a common database and modular software design।
कॉमन डेटाबेस का मतलब ये है कि ओरेकल जो सॉफ्टवेयर बेसिस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम जो प्रोवाइड करता है ऑर्गेनाइजेशंस को, कॉमन डेटाबेस का मतलब ये है कि हर जो डिपार्टमेंट है बिजनेस टू स्टोर एंड रिट्रीव इंफॉर्मेशन इन रियल टाइम। जो एक्चुअल डेटा है आप उस टाइम में उसमें हर डिपार्टमेंट अकॉर्डिंग टू द नीड इसमें इंफॉर्मेशन स्टोर भी कर सकता है और उस इंफॉर्मेशन को अकॉर्डिंग टू द नीड रिट्रीव भी कर सकता है। सो ये जो बिजनेस जैसे ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है, ये एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के लिए है, एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए है। जैसे इसी तरह अगर हम कस्टमर रिलेशनशिप सिस्टम को देखें तो उसका एक स्पेसिफिक पर्पस है उसका। इसी तरह ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट को देखें, सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम को देखें तो उसका पर्पस है कि जी हमें सप्लाई चेन को किस तरह मैनेज करना है, एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है। अगर ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट को देखें तो ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट या HRIS है, ये डे टू डे एक्टिविटीज को हमने कैसे मैनेज करना है, जिसे हम ट्रांजैक्शनल एक्टिविटीज कहते हैं। ये उन चीज़ों को एक स्पेसिफिक फंक्शन को मैनेज करने के लिए, स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स को मैनेज करने के लिए, जबकि जो बिजनेस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम है कि होल ऑर्गेनाइजेशन के लिए है। एंड क्योंकि होल ऑर्गेनाइजेशन के लिए है, सो देयर इज अ रीजन जितने भी ये इनटेक जितने भी हमने डिपार्टमेंट्स के लिए स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं, ये उन सब सिस्टम्स को, सब सॉफ्टवेयर्स को इंटीग्रेट करता है। इसमें जितने फंक्शंस हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में, वो इंडिविजुअली काम नहीं करते बल्कि वो इकट्ठे काम करते हैं, वो बिल्कुल एक लिंक्ड होते हैं और अलाइंड होते हैं, वो एक साथ यहाँ पे काम करते हैं। So it enables executives to manage the business strategically by providing information across all functions that is aligned to strategic environment. As you can see, क्योंकि ये बिजनेस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन लेवल के लिए बनाया गया है, ये किसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के लिए नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है, एग्जेक्टिव्स बिजनेस को मैनेज करने के लिए, बिजनेस परफॉर्मेंस को मैनेज करने के लिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन एंटर करते हैं, एक ही दफा एंटर की जाती है और जो इंफॉर्मेशन एंटर की जाती है वो सब डिपार्टमेंट्स के जितने भी सिस्टम्स हैं, जो IT बेस्ड सिस्टम्स हैं, क्योंकि वो इसके साथ लिंक होते हैं, इंटीग्रेट होते हैं इसके साथ, तो वो इंफॉर्मेशन सबके साथ शेयर हो सकती है एक ही सिस्टम के थ्रू। उन सब फंक्शंस के साथ शेयर होती है इंफॉर्मेशन जो कि स्ट्रेटेजिक गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए एक रोल प्ले कर रही है। देन है जी ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटीज। ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटी क्या है, द कैपेसिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू फंक्शन इफेक्टिवली। क्या ऑर्गेनाइजेशन कितनी कैपेबल है कि वो अच्छा परफॉर्म कर सके, वो इफेक्टिवली परफॉर्म कर सके। दिस इज द ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटी, कितनी कैपेसिटी है ऑर्गेनाइजेशन की, and it is about its ability to guarantee high levels of performance, achieve its purpose, it deliver results, and importantly meet the needs of the stakeholders. Uh, whether organization is capable to achieve its goals, to meet the needs and wants of the stakeholders, to achieve its purpose, or does the organization have sufficient resources to ensure high levels of performance or quality. ये सब जो चीजें हैं ये डिफाइन कर रही होती हैं ऑर्गेनाइजेशन कैपेबिलिटी। सो ऑर्गेनाइजेशन कैपेबिलिटी को इनहांस करने का एम क्या होता है, ओवरऑल आपके जो लोगों की परफॉर्मेंस है वो बेहतर बनाए जाए, तो मिल के काम करें, आपके ऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेसेस इम्प्रूव हो,
आपकी स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट और फॉर्मुलेट कैसे करना है, ये प्रोसेस इम्प्रूव हो, आप हाई क्वालिटी को अचीव कर सको, आपकी जो कस्टमर सर्विस है वो एक डिजायर्ड लेवल आप अचीव कर सको, और आप चेंज मैनेजमेंट को फैसिलिटेट कर सको। अगर कोई एक नया सिस्टम आपने इंट्रोड्यूस करवाना है, तो चीज आपने चेंज किए हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसको मैनेज कर किस तरह ऑर्गेनाइजेशन कर रही है, ये ऑर्गेनाइजेशन कैपेबिलिटी है, ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस, क्या उसमें इतनी कैपेसिटी है कि वो ये सब कुछ काम कर सके। सो द ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटीज जो है ये it takes place in a context in which organizations are increasingly embracing a new management culture based on inclusion, involvement, participation, innovation, rather than traditional command, control, and compliance paradigm that cannot bring about the conditions and confidence necessary to successfully meet the challenges of endless innovation. So, जब हम ऑर्गेनाइजेशन कैपेबिलिटीज की बात करते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे भी जो पुराना ट्रेडिशनल सिस्टम है, कमांड अप्रोच है या कमांड सिस्टम है, वो अप्लाई नहीं हो सकते हैं। डेफिनेटली अगर वो होगा तो हम ऑर्गेनाइजेशन कैपेबिलिटीज स्टक होकर रहेंगे। आपकी कैपेसिटी सिर्फ टॉप मैनेजमेंट के हाथ में है, जो उन्होंने कहा तेरा काम भी किसी को भी फॉलो करना है। सो ये सब चीज़ें हैं। आप अगर कस्टमर सर्विस को डिजायर लेवल कस्टमर सर्विस को अचीव करना चाहते हैं, आप हाई क्वालिटी को अचीव करना चाहते हैं, आप ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना चाहते हैं, प्रोसेस को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपका जो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर है, इसका एक इंक्लूसिव कल्चर होना इसके लिए बहुत जरूरी है। इंक्लूसिव कल्चर इन द सेंस कि जिसमें सबकी इन्वॉल्वमेंट, सबकी पार्टिसिपेशन हो, सबकी इन्वॉल्वमेंट होगी, पार्टिसिपेशन होगी, एक इंटीग्रेटेड अप्रोच होगी, तो पार्टिसिपेटिव अप्रोच होगी, वहाँ पे भी आप इन सब चीज़ों को इफेक्टिवली अचीव कर सकते हो। इट रिक्वायर्स द डेवलपमेंट ऑफ अ हाई परफॉर्मेंस वर्क एनवायरनमेंट थ्रू मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस that value and support achievement, growth, and learning, and it also calls for facilitative behavior. कोई facilitative behavior में आपके पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, यहाँ पे आप सपोर्ट कर रहे हो, आप फैसिलिटेट कर रहे हो। ठीक है, जहाँ पे सिर्फ कमांड सिस्टम होता है, ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है, वहाँ पे पार्टिसिपेटिव अप्रोच नहीं होता। पार्टिसिपेटिव अप्रोच तभी आएंगे जब आप अपने एम्प्लॉयज को भी इन्वॉल्व करते हो। एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट कि हमने अपने एम्प्लॉयर्स, अपने डिपार्टमेंट्स, अपने मैनेजर्स, अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स एंड टॉप सबको इकट्ठा लेके चलना है ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को। एडवांटेजेस क्या है जी ऑर्गेनाइजेशन कैपेबिलिटी के? अगर ऑर्गेनाइजेशन यदि कैपेबल है, comparative advantage अगर when an organization continues to create new capabilities and develop existing ones, अगर ऑर्गेनाइजेशन नई कैपेबिलिटीज क्रिएट करती है या अपनी जो एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटीज हैं उन्हें डेवलप करती है, तो इसके थ्रू जी वो कंपैटिटिव एडवांटेज मेंटेन कर सकते हैं। देन है फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिवनेस। आपके जो ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटी में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो आपके एम्प्लॉयज़ हैं। अगर आपके स्किल्ड नॉलेजेबल एम्प्लॉयज़ हैं, स्किल्ड टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ हैं, तो टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ की वजह से ऑर्गेनाइजेशन कैपेबिलिटीज इंक्रीज। सो इस तरह के एम्प्लॉयज़ होने से आपकी जो डाइवर्स डिमांड्स हैं, नई नई डिमांड्स हैं आपके कस्टमर्स की, आप उन्हें रिस्पॉन्ड टाइमली रिस्पॉन्ड कर सकते हो। एंड आप जो भी आपके बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंजिंग्स आ रही हैं, आप उसमें फ्लेक्सिबल रह सकते हो। फ्लेक्सिबल इन द सेंस कि आप अकॉर्डिंग टू द चेंज आप खुद को, अगर आपकी इतनी एबिलिटीज हैं, आपके लोगों में इतनी स्किल्स हैं, टैलेंटेड है, तो आप उनको चेंज है जो कि एनवायरनमेंट अनप्रेडिक्टेबल एनवायरनमेंट है, आप इसमें बिल्कुल सस्टेन कर सकते हो, इसमें आप अडाप्ट कर सकते हो। Then है जी knowledgeable workforce, training programs, education assistance, effective recruiting and hiring programs for organization capabilities.
that ensure a knowledgeable workforce. So अगर ऑर्गेनाइजेशन आप अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑफर कर रही है, आपको आपके जो एजुकेशनल असिस्टेंस आपको दे रही है, सर्टिफिकेशन आपको कोई दे रही है, यहाँ आपके बहुत ही अच्छे रिक्रूटमेंट एंड हायरिंग प्रोग्राम्स हैं, रिसोर्सिंग स्ट्रेटजीज आपकी बहुत इफेक्टिव हैं, तो इनके थ्रू ये सब चीज़ें क्या है, ऑर्गेनाइजेशन कैपेबिलिटीज हैं। ऑर्गेनाइजेशन के पास इतने रिसोर्सेज हैं कि वो एक अच्छी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम डिजाइन कर सके, उनके पास कितने रिसोर्सेज हैं कि वो अच्छे सोर्सेज यूज कर सके लोगों को रिक्रूट करने के लिए, सर्टिफिकेशन फैसिलिटीज दे सकें या हायर एजुकेशन के लिए असिस्टेंस दे सकें अपने एम्प्लॉयज को। ये सब चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन कैपेबिलिटीज को डिफाइन करती हैं और ये ज़रूरी है नॉलेजेबल वर्कफोर्स को इंश्योर करने के लिए, क्योंकि आपकी skills and knowledge of accomplished workforce allow the organization to direct those skills to achieve the business. अगर ऑर्गेनाइजेशन ये सब फैसिलिटीज दे रही है अपने एम्प्लॉयज को, तो जो भी स्किल्स एम्प्लॉयज गेन करेंगे उन स्किल्स को then यूटिलाइज किया जा सकता है, उस नॉलेज को यूटिलाइज किया जा सकता है ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करने के लिए। देन है जी इट इम्प्रूव कस्टमर रिलेशनशिप्स। आपके ये देन इम्प्रूव करती है जी आपकी जो कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप है ऑर्गेनाइजेशन के, उन्हें मेंटेन करने में हेल्प आउट करता है ये, और साथ ही साथ developing new ones ensures that company will grow and thrive in the future. तो डेफिनेटली आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी है, सेल है, वो किस पे डिपेंड करता है, आपके कस्टमर पे डिपेंड करता है, आपकी कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे डिपेंड करता है, कस्टमर लॉयल्टी पे डिपेंड करता है, कस्टमर कमिटमेंट पे डिपेंड करता है। तो अगर आप उनके एक organization is capable enough to maintain a relationship between the organization and its customers, so definitely it will affect the sales, reputation and loyalty for you. और अगर आप इनको effectively maintain कर रहे हैं, तो फिर आप बेनिफिट लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे सकते हो। Organization capability and organization development. Organization development is a system-wide process of data collection, diagnosis, action planning, integration, and evaluation. Organization development basically क्या है? Overall organization को हम किस तरह develop कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस होता है कि जिसमें हम जिस प्रोसेस को हम चेंज करना चाहते हैं या जिस ऑर्गेनाइजेशन के किसी हिस्से को हम डेवलप करना चाहते हैं, हम उससे रिलेटेड डेटा इकट्ठा करते हैं, फिर उसमें जहाँ कहीं प्रॉब्लम्स हैं उन्हें डायग्नोस किया जाता है, उन प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए एक्शन प्लानिंग की जाती है, देन जो भी हमने प्लान बनाया है उसे इम्प्लीमेंट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ इंटरवेंशन। द इंटरवेंशन का मतलब हम evaluate करते हैं जो प्लान हमने इम्प्लीमेंट किया है क्या वो हमारा इफेक्टिव था या नहीं। तो जो ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट फोकस है वो बहुत सारे डिफरेंट अप्रोचेस से शिफ्ट होना है। अप्रोचेस इन द सेंस कि आप ह्यूमन कैपिटल को हमने कैसे मैनेज करना है, टैलेंट मैनेजमेंट हमने कैसे करनी है, चेंज मैनेजमेंट हमने कैसे करनी है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट हमने कैसे करनी है, ये सब चीज़ें कलेक्टिवली आपके ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट के कंट्रीब्यूट होती हैं। अगर आप इन सब चीज़ों को मैनेज कर लेंगे तो आप ओवरऑल अपनी ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप कर सकते हैं। अगर आप इन सब चीज़ों को डेवलप करोगे तो organization capability could be regarded as an outcome of organization development, but with the focus more of performance management. So you can say organization capability एक organization development का भी एक part है, लेकिन इसका ज़्यादा focus होता है जो performance management पे। performance को manage करने के लिए employees के state आपके जो employees हैं, work processes हैं, उन्हें किस तरह डिफाइन किया जा सकता है high performance को ensure करने। Then have the performance management and human capital management.
Human capital management is all about obtaining, analyzing, and reporting on data that inform the direction of value adding, people management, strategy, investment, and operational decisions at corporate level and at the level of frontline management. So human capital management क्या होता है? हमने डेटा इकट्ठा करना है, एनालाइज करना है, देन रिपोर्ट करना है, हम किस तरह अपने लोगों को मैनेज कर सकते हैं, हम किस तरह एक डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा कि किस तरह एम्प्लॉइज वैल्यू ऐड कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। आपके जो डे टू डे बेसिस पे आपके ऑपरेशनल रूटीन्स हैं, ऑपरेशनल एक्टिविटीज हैं, वो किस तरह लिए जा सकते हैं कॉर्पोरेट लेवल पे भी और फ्रंट लाइन मैनेजमेंट लेवल, सो डैट आप ह्यूमन कैपिटल, इन शॉर्ट ह्यूमन कैपिटल को किस तरह मैनेज करना है, सो डैट आप अपनी जो परफॉर्मेंस है, डिजायर्ड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस है, उसे किस तरह एनहांस कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। और उसके लिए हम डेटा इकट्ठा करते हैं, एनालाइज करते हैं, देन रिपोर्ट किया जाता है फर्दर। these are the ways जिनके थ्रू हम लोगों को मैनेज कर सकते हैं, हम इन्वेस्टमेंट को हैंडल कर सकते हैं, लोगों पे जो हमने इन्वेस्टमेंट करनी है। इट्स ऑल अबाउट ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट। आपके एम्प्लॉयज, आपके ह्यूमन कैपिटल है, उनकी नॉलेज स्किल्स एंड एबिलिटीज को कैसे मैनेज करना है। So performance management data can be used to demonstrate an organization's ability to raise competence level. आप competence level employees की knowledge skills and abilities को कैसे raise कर सकते हो, एंड एक नए एम्प्लॉय को कितना टाइम लगेगा एक डिजायर्ड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस पे पहुंचने के लिए। आपने फीडबैक जो आप प्रोवाइड कर रहे हो वो आपके डेवलपमेंट प्रोग्राम्स पे फीडबैक आपने प्रोवाइड करना है, जिसमें इंडक्शन, आपकी कोचिंग कैसी थी, आपकी मेंटोरिंग कैसी थी, then it demonstrates the success of internal recruitment programs, आपके internal recruitment programs कितने effective थे। ये इंडिकेट करता है कि ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल लेवल के ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने में किस तरह सक्सेसफुल रही है, टीम या डिपार्टमेंटल लेवल पे गोल्स को किस हद तक ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया है। आपके एक्चुअल बिहेवियर्स को डिजायर्ड बिहेवियर के साथ कंपेयर किया जाता है, आपकी वैल्यू मिशन के साथ कमिटमेंट को असेस किया जाता है, और आप स्ट्रेटजी की अंडरस्टैंडिंग क्या है, आपकी कंट्रीब्यूशन क्या है स्ट्रेटजी डेवलपमेंट इम्प्लीमेंटेशन में किसे असेस किया जाता है। सो वो सब चीज़ें जो इंडिविजुअल से रिलेटेड हैं, इंडिविजुअल को मैनेज करने से रिलेटेड हैं, तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का डेटा यूज किया जा सकता है ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। Then है the performance management and the talent management. Talent management is all about talented employee को identify कैसे करना है, then उन्हें develop कैसे करना है, उन्हें रिक्रूट कैसे करना है, उन्हें रिटेन कैसे करना है, और देन उन्हें डिप्लॉय किस तरह करना है। टैलेंट मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट द टैलेंटेड एम्प्लॉयज को हायरिंग के टाइम से लेकर उनके परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के टाइम तक उन्हें कैसे मैनेज करना है। management is a part of performance management. It is a sub part of performance management system. और इसमें हम एक टैलेंटेड एम्प्लॉय को आइडेंटिफाई करना, देन उसे रिक्रूट करना, फिर उसे डेवलप करना, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज देके रिटेन करना, ये सब चीज़ें टैलेंट मैनेजमेंट प्रोसेस में आती है। सो यू कैन से कि इट्स अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव process and integrated a bundle of activities in a sense कि इसमें आपने पहले उसको सर्च करना है, then develop भी करना है, recruit भी करना है, retain भी करना है। So it's a whole process. इसमें ये सब activities इस process में आती हैं। and इसका aim क्या होता है? इसका aim ये होता है कि जो organization में flow of talent को हमें कैसे secure करना है, और टैलेंट को सिक्योर करने का पर्पस ये है क्योंकि जो टैलेंट है, आपके जो ह्यूमन कैपिटल है, आपके जो टैलेंटेड एम्प्लॉयज हैं, वो आपको कंपैटिटिव एडवांटेज में करते हैं। सो टैलेंट मैनेजमेंट रिलाइज ऑन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट प्रोसेसेस टू
provide a basis for identifying and rewarding talented employees. Performance management ensures that they develop their talent by learning from experience through constructive feedback, by coaching, by the formulation and implementation of personal development planning. So as I told you before, the talent management